जैसे मीरा के साथ हुआ, मीरा बैठी थी, उसके बगल में तानसेन, उनके बगल में राजा अकबर। कभी पहले देखा नहीं था मीरा ने इनको, भजन गा रही थी, तानसेन बगल में बैठे। अचानक से तानसेन इनको सुनते सुनते उनको मन में आया, उन्होंने भी गाना शुरू कर दिया। गाना शांत हुआ तो बोलती मीरा, अरे इतनी अच्छी आवाज़ तानसेन, आप यहाँ पर आए हैं। तानसेन बड़ा इंप्रेस्ड हुआ, बोला ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा गाना गा रहा हो तो पहचान गई होगी। फिर तानसेन को बोला कि आप राजा के साथ बैठ करके अपनी टैलेंट को ख़त्म क्यों कर रहे हैं, आपको पूरे इंडिया भर में, पूरी दुनिया भर में ट्रैवल करके गाना गाना चाहिए, आपकी तो बहुत अच्छी आवाज़ है। तो वो बोलते हैं कि आप ऐसा राजा के सामने नहीं बोल पाएंगी। तो वो बोलती है मैं राजा के सामने ही बोल रही हूँ। वो परसीव कर लिया, पहचान गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेन योगा चैलेंज 2023 में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, कुंडलिनी किस वजह से खुलती है। कुंडलिनी किस वजह से खुलती है, इसको बात करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। आज सुबह मेरे साथ हुआ और शाम को मेरी बिटिया के साथ हुआ। हम सब के साथ कभी न कभी होता है। हमारा माइंड दिखता नहीं है, लेकिन उसका रूप है शीशे की तरह, हाईली ब्रिटल। जब कोई उसको मारता है और उसकी चोट बहुत ज़्यादा नहीं होती तो शीशा जैसे का तैसा रहता है, उसमें बहुत कोई स्ट्रक्चरल डिफरेंस नहीं आता है। वो गद्दे की तरह नहीं है कि वो पिचक जाए। लेकिन एक पॉइंट के बाद जब उस पर चोट लगती है तो शीशा टूट जाता है। हमारा माइंड भी टूट जाता है जब कोई ऐसी बात कही जाती है जो हमारे ब्रेन के हिसाब से नहीं होती। तो हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर, हमारे माइंड का स्ट्रक्चर पूरी तरह से बिखर जाता है। और कैसे पता चलता है कि बिखर गया? ये बात इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं कि आप इस लायक बने कि आपकी कुंडलिनी खुल सके, आप एनलाइटमेंट की तरफ आगे बढ़ सको, आप अपनी लाइफ में पीसफुल हो सको, आप स्पिरिचुअली ग्रो कर सको, तो आपको मालूम होना चाहिए आपके माइंड का स्ट्रक्चर और वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है आसपास की सिचुएशन से। आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपका माइंड डिस्टर्ब्ड है? आज सुबह सुबह मैं और बड़ी मम्मी बात कर रहे थे एक ऐप के बारे में। मेरा अपना पर्सपेक्टिव था, उनका अपना पर्सपेक्टिव था। वो अपनी बातें बोल रही थी, मैं अपनी बातें बोल रहा था, वो अपनी बातें बोल रही थी, मैं अपनी बातें बोल रहा था। और अचानक से उन्होंने एक बहुत डिटेल्ड स्टडी खोली उसी ऐप के बारे में, बहुत डिटेल्ड, ऑलमोस्ट 10-12 पेज का रहा होगा। उन्होंने पूरा पढ़ के मुझे सुनाया और उसको सुन करके मेरा माइंड बिखर गया। ये बिखरना ऐसा है जैसे एक रेत का बड़ा सा पहाड़ बना रखा है और वो टूट गया। और मुझे कैसे पता वो बिखर गया? बिकॉज सडनली मेरा माइंड इंट्रोवर्ट हो गया, डिसइंटरेस्टेड, और ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने मुझे हर्ट किया हो। बिल्कुल हर्ट नहीं किया था उन्होंने मुझे। हम दोनों एक ही टॉपिक पे बात कर रहे थे और मैं उसके बाद उठा। यूजुअली जब मैं नहाता हूँ तो मैं रिम्पी को पूछता हूँ तुम नहाने जाना चाहती हो तो तुम पहले नहा लो, मैं बाद में नहाऊंगा। और मैं उठा, टॉवल देखा, टॉवल उठाया, बाथरूम में घुस गया, नहा धो करके अपने कपड़े चेंज किए और वहाँ से मैं जा रहा हूँ नीचे करके। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन डिस्कसिंग और टॉकिंग विथ हर। और फिर तब उसके बाद वो रिम्पी गई बाथरूम में नहाने के लिए और मैं बाहर बैठ गया, बस अपने बेडरूम में बैठा रहा। मेरे सामने जो नई किताब आई थी वो पढ़ी थी, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। बट मैं पढ़ नहीं पा रहा था यार। शब्द दिमाग में जा रहे थे बट मैं पढ़ नहीं पा रहा था। क्यों? बिकॉज मेरा माइंड बिखरा हुआ था। उसको फिर से गैदर होना पड़ेगा एक खास स्ट्रक्चर में। बिखरा हुआ मन मतलब नॉर्मली क्या होता है, हमारा इंटेलिजेंस बाहर होता है, इमोशन की मोटी परत अंदर होती है और सबसे मोटी परत हमारे सेक्स इंस्टिंक्ट की, हमारे हैबिट की सबसे अंदर होती है, लेकिन इंटेलिजेंस बाहर होती है। और जब कोई ऐसी बात कही जाती है और बहुत ही स्ट्रांगली कि हमारे इंटेलिजेंस को ब्रेक कर दे और इमोशंस को हर्ट कर दे, तब इमोशन फोर फ्रंट पे आ जाता है। जैसे आपको अगर कोई चोट लगती है तो आपका स्किन कट जाता है और अंदर का ऐसा जगह जो बहुत टच करने पर दर्द होता है वो बाहर आ जाता है। फिर उसको 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन लगते हैं हील होने में। ऐसे ही आपके माइंड को बिखरने के बाद, मतलब इमोशन के सामने जो इंटेलिजेंस की एक लेयर थी वो हट गई, उसको धीरे 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 बिल्डअप होने में टाइम लगता है। मेरा थोड़ा जल्दी हो जाता है।
बड़ी मम्मी बाहर आई, वो भी बैठी थी, बोलती है तुम चुप हो, क्या हुआ यार? मैंने कहा रिम्पी, जो तुमने कहा ना उसके बाद में समझ में आया कि ये ऐप बनाना मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है, मैं तो कर ही नहीं सकता। तो बड़ी मम्मी ने एक बात बोली और मेरा इमोशन माइनस से प्लस हो गया। उन्होंने कहा यार तुम तो डिप्रेशन में चले गए। मेरे मन ने कहा हाँ मैं डिप्रेशन में गया हूँ, ये कैसे? और तुरंत ऑब्जर्वेशन चालू हो गया अंदर अंदर। जैसे ही ऑब्जर्वेशन चालू हो गया, इंटेलिजेंस बाहर आ गई, इमोशन अंदर चला गया, सारा का सारा स्ट्रक्चर बैक टू नॉर्मल आ गया। ये खेल चला और शाम को मेरी मुलाकात हुई मेरी बिटिया रानी से, और सेम एक्टिविटी उसके साथ भी हुई। उसका माइंड बिखर गया। बिखरने का मतलब है उसका इंटेलिजेंस का जो बाहर का लेयर है वो हट गया, और अंदर में जो वल्नरेबल इमोशंस है वो बाहर है। किसी भी बात को कहो, टच करो तो गुस्सा आता है, और प्लस ये जो स्किन का रॉ स्किन होता है अंदर का, वो टच नहीं करना चाहता किसी से। ऐसे ही हमारा माइंड जिस समय बिखरा होता है वो किसी से बात नहीं करना चाहता, इंटरेक्ट नहीं करना चाहता। कोई एन्जॉयबल चीज़ है तो उसको एन्जॉय नहीं करना चाहता। देखा है? नहीं मुझे नहीं चाहिए, खा लो, नहीं खाना है। एंजॉय कर लो, नहीं एंजॉय करना है। कहीं पार्टी हो रही है, अंदर अंदर शायद मन भी कर रहा होगा कि नहीं नहीं एंजॉय करना चाहता हूँ, लेकिन नहीं कर सकता। क्यों? मैं हर्ट हूँ ना, अब दिखा चुका हूँ। नहीं, अंदर में एक अजीब सा स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है कुछ देर के लिए माइंड का। वो आपको हेल्पलेस बना देता है। हम लोग अभी सुबह वो करते हैं शवासन, उस शवासन में बोलते हैं आप बिल्कुल नहीं हिल पा रहे हैं, आपके हाथ पैर बिल्कुल नहीं हिल पा रहे हैं। बिल्कुल नहीं हिल पाते जब हम बिखरे माइंड में पड़े रहते हैं। कोई बोलता है अरे हाँ यार देख तो सही कौन सा कॉमेडी वीडियो चल रहा है। नहीं देखना है मुझको। अंदर एक पार्ट जाना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है, दूसरा पार्ट नहीं करना चाहता। आप हो गए हैं हेल्पलेस। और इस स्टेट में अगर आप रहते हैं एक दिन के लिए तो ठीक है मैक्सिमम, लेकिन कंटिन्यूसली बहुत दिन के लिए तो ये आपके ब्रेन के लिए डेट्रीमेंटल है। मैंने और बड़ी मम्मी ने एक बहुत ही नई चीज़ डिस्कवर की है, बहुत ही नई चीज़। हमारा ब्रेन की एक बहुत खतरनाक हेल्पलेस हैबिट है। हैबिट क्या? उसका नेचर ही है, उसको बदल नहीं सकते क्योंकि वो ब्रेन का नेचर है। हमारा ब्रेन जब किसी आइडिया को, किसी बातचीत को, किसी सिचुएशन को सुनता है और वो बहुत मुश्किल होती है और वो समझ नहीं पाता है, तो हमारा ब्रेन पता है क्या बोलता है? मैं समझ गया। वो ये नहीं बोलता मेरे को समझ में नहीं आ रही है, बोलता है मैं समझ गया। और उसके बाद वो बोलता है एक कहानी, स्टोरी बनाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। एक पेशेंट थी, एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास आई थी। उस पेशेंट को एक बीमारी थी ब्रेन में कोई, और उसकी वजह से उसकी एक आंख ब्लिंक नहीं होती थी। जब वो आंख बंद करने के लिए डॉक्टर बोलते थे तो एक आंख बंद करती थी, एक आंख खुली होती थी। लेकिन पेशेंट को लगता था कि मैं दोनों आंख बंद कर रही हूँ, लेकिन उसकी एक आंख बंद होती थी, एक आंख खुली होती थी। एक आंख खराब है लेकिन एक आंख नहीं, उसको दिखता है एक आंख से। वो जब आंख बंद करती थी तो एक आंख ऐसे खुली रहती थी, एक आंख बंद। फिर डॉक्टर ने उससे पूछा अच्छा बताओ कितनी उंगलियां हैं? तो बोलेगी 2। डॉक्टर पूछेगा लेकिन तुम्हारी तो दोनों आंखें बंद है ना? पहले उसको पूछता था तुम्हारी दोनों आंख बंद है? तो बोलती थी हाँ। फिर उसको दिखाया कितनी उंगलियां हैं? तो बोलती थी 2। तो बोलते अगर तुम्हारी दोनों आंख बंद है तो तुम्हें कैसे पता 2 आंखें 2 उंगलियां हैं? तो क्या बोलेगी? उसका आंसर कैसे देगी? मुझे नहीं पता, मुझे लगा शायद 2 होंगी, मुझे इंट्यूशन हुआ। तो झूठ क्यों बोल रही है? वो झूठ नहीं बोलती, उसके ब्रेन को एक कहानी है ये। उसके ब्रेन की कहानी ये है शायद मुझे लगा। हमारा ब्रेन जब किसी चीज को नहीं समझ पाता तो चुप हो जाता है और गुस्से में चला जाता है और उसके लिए एक कहानी बना देता है। मान लीजिए आप एग्जाम में फेल हो गए। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्यों फेल हुए। आपने मेहनत की थी, ब्रेन चला गया एक चुप्पी में। बेसिकली इसलिए चुप्पी में चला जाता है बिकॉज कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स हैं। वो समझने की कोशिश कर रहा है, समझ नहीं पा रहा, थक गया। ब्रेन थक जाता है। जब हम हर्ट होते हैं तो ब्रेन थक जाता है और उसके बाद वो अपने आप को समझाने के लिए एक स्टोरी बनाता है। वो ये बोलेगा मैं एग्ज़ाम में फेल इसलिए हो गया क्योंकि एग्ज़ाम का पेपर बहुत मुश्किल था, अदरवाइज़ मैं पास हो जाता। या कोई और ऐसी कहानी, एक कहानी बनाएगा, स्टोरी बनाएगा, ताकि वो अपने आप को जस्टिफाई कर सके कि आई अंडरस्टैंड द सिचुएशन। इसीलिए ज़रोगा में मैं आपसे कहता हूँ ना, डोंट टेल योर सेल्फ दैट आई अंडरस्टैंड समथिंग। इवन वेन यू अंडरस्टैंड समथिंग, आपको मैंने पढ़ाया ज़रोगा, आप समझ गए, लेकिन फिर भी बोलो खाली थियरी समझ में आया पापा, अभी तक मुझे इमोशनली और फिजिकली हमारी बॉडी के अंदर हैबिट में समझ में नहीं आया चीज़। इसलिए आज मैं सेक्शन 2B के बारे में जानता हूँ, लेकिन आंख बंद करता हूँ तो मेरे को इंट्यूशन नहीं होता। इसका मतलब मेरा ब्रेन का केवल एक छोटा सा लेयर को पता है,
लेकिन अभी तक पूरी बॉडी और ब्रेन को नहीं समझ में आया है। हाँ। आप मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स का टेबल्स पढ़ते हैं, आपको पता है, आपने याद कर लिया, लेकिन फिर भी वो रिफ्लेक्स में नहीं आया, अभी तक हैबिट में नहीं आया। इसलिए डोंट एक्सेप्ट दैट यू अंडरस्टूड समथिंग सो ईजिली। हम लोग बात करने वाले हैं कुंडलिनी कैसे खुलती है। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। कुंडलिनी खुलती है मास्टर की ग्रेस से। जब मास्टर आपके ऊपर ग्रेस देते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, आपके ऊपर कृपा करते हैं, तो आपकी कुंडलिनी खुल जाती है। तब हमारा माइंड क्या बोलेगा, हाँ 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 मैं समझ गया। अब जाएंगे खोजेंगे कोई मास्टर या एक गुरुजी की फ़ोटो लगा लेंगे और रोज़ उनसे बोलेंगे गुरुजी कृपा करो, गुरुजी कृपा करो, गुरुजी कृपा करो। लेकिन ये क्यों बोला गया है मास्टर की ग्रेस से? आपकी कुंडलिनी मास्टर की ग्रेस से खुलता है, क्यों बोला गया? ताकि आप अपने आप को इस लायक बनाएं कि मास्टर की ग्रेस आपको मिल सके। एक आदमी जब पेंटिंग करता है या सिंगिंग करता है, जो टैलेंटेड है, सुपर टैलेंटेड, एक माइस्ट्रो किशोर कुमार या तानसेन या मीरा, तानसेन गया मीराबाई के पास अकबर को लेकर। अकबर बोलते तानसेन तुम तो सबसे अच्छा गाना गाते हो। बोलते नहीं नहीं, वो मुझसे बहुत अच्छा गाना गाती है, क्योंकि मैं तो पैसे के लिए गाता हूँ, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए गाता हूँ। वो क्यों गाती है? वो अपने भगवान के लिए गाती है। छुप करके वो गए थे मीरा को सुनने के लिए, और मीरा को सुनते सुनते वो भूल गए। बोलते यार सही बात है, तो बहुत अच्छा गाती है। लेकिन वो गाना पता है उसको क्यों आया मीरा को? वो गाना नहीं गाती, शी इज़ नॉट टैलेंटेड। ये ग्रेस थी। किसकी ग्रेस थी? मास्टर की या गॉड की ग्रेस थी। वो जिद में पड़ गई मीरा, बोलती मुझे पूजा करना है अपने कृष्ण भगवान की। मंदिर में गई और वहाँ का जो पुजारी था, जो उनका मेन पुजारी था, उसको चिढ़ थी मीरा से। बिकॉज जब वो शादी करके आई थी तो एक बहु भोज होता है जहाँ पर बहू रानी खाना बनाती है और सब लोग खाना खाते हैं। तो उसने वेजिटेरियन खाना बनाया और वो बकरी कटी थी, वो बनाया नहीं। बोलती मेरे यहाँ नॉनवेज नहीं बनाऊंगी मैं। इस बात से शुरू से ही वो भाई साहब चिढ़ गए। वो थे पंडित जी, लेकिन वो अलग टाइप के पंडित जी थे जो काटने में और इन सब में बिलीव करते थे, नॉनवेज खाने वाले पंडित थे। उसके बाद उन्होंने ताला बंद करवा दिया कृष्ण भगवान के मंदिर में। और ये गई वहाँ पर, बोलती है जब तक अगर भगवान का मंदिर नहीं खुलेगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। वही मंदिर के बाहर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 14 दिन तक बिना खाना पीना खाए वहीं पड़ी थी। और फिर 15वें दिन ये लोग मंदिर के बाहर एक दिया जला देते थे, रख देते थे। आंधी आई और उससे आग लग गई, मंदिर का दरवाज़ा जल गया, लकड़ी का था। और सुबह सुबह जब मीरा उठी तो बड़ी खुश हो गई, बोलती अरे भगवान ने तो अपने आप दर्शन दे दिए। इसके बाद बेचारी के ऊपर कोर्ट केस हुआ और उसको फिर जहर वहर दिया गया। कोर्ट केस की तुमने मंदिर का दरवाज़ा जलाया है, तुमने कोर्ट की बात नहीं मानी है, और ढेर सारे अलग अलग उसके ऊपर कोर्ट केस की और उसको मार दिया, उसको जहर दे दिया, वो मर गई। लेकिन वो मरी नहीं, उसके ऊपर उसके मास्टर का ग्रेस था। ये ग्रेस जो होता है ना, ये केवल उनको मिलता है जो अपने आप को अवेलेबल कराते हैं एट द मर्सी ऑफ मास्टर। चाकर बनाते हैं, नौकर बनाते हैं। आप बनना चाहते हैं बड़े क्रिएटिव डायरेक्टर, आप कुछ सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, आप भी लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, हम सब लोग खुद कुछ बनना चाहते हैं। हम लोग लाइफ के सामने चाकर नहीं बनते। ये जितने भी क्रिएटिव लोग हैं, दे आर द बेगर्स टू गॉड। गॉड मैं कुछ कर रहा हूँ, अगर तुम्हें लगता है मेरे से कुछ अच्छा होना चाहिए तो दे देना, बाकी मैं कर रहा हूँ। ये ऐसा नहीं बोलते कि मैं कर रहा हूँ, टॉप करना, मुझे बेस्ट बनाना, मुझे सबसे सुपरहिट फिल्म देना मेरे लिए, या गाना गा रहा हूँ समझ लो सबके सब ताली बजाना चाहिए। ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं कि यार मुझे गाना गाने का मौका मिल गया, बस यही बहुत बड़ी बात है। गा रहे हैं, लोगों को पसंद आ गया तो उनको लगता है अरे ये तो बड़ी कृपा है भगवान की। कृपा शब्द खोजा ही उन लोगों ने होगा जो लोग ये बहुत अंदर से डीपली बिलीव करते होंगे कि ये मेरे टैलेंट की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये किसकी वजह से हो रहा है, कोई और फोर्स है। क्यों उसको पता है कि ये ग्रेस है? बताइए क्यों? क्योंकि उसने बहुत बार कोशिश किया है। हमारा माइंड बहुत बार कोशिश करता है दुनिया को हराने का, बेस्ट बनने का। हम सबकी इच्छा है यार कुछ न कुछ बेटर करना और बेस्ट करना, लेकिन हर बार फेल हुआ। और फिर अचानक से एक बार वो सक्सेसफुल हो गया, तब बोलता है थैंक यू भाई, थैंक यू। जितने भी लोग दुनिया के टॉपर्स हैं, बेस्ट हैं, माइस्ट्रोज हैं, प्रोडिजीज हैं, वो ये जानते हैं मेरी वजह से नहीं है। और जो ये भूल जाता है वो बेचारा घमंड में आकर के ख़त्म हो जाता है। अगर आप ज़ेनोगा के प्रोग्राम को बहुत अच्छे तरीके से, इनफैक्ट ज़ेनोगा का नाम मैंने बदल दिया है, ज़ेनोगा आधा था, जो ये बुक में दिया गया था वो एक पीस था, इसके और भी पीसेस हैं। ज़ेनोगा से पहले का एक पीस है
वो अब मैं सिखाऊंगा, नागपुर में शुरू करूंगा। इसलिए इस पूरे प्रोग्राम का नाम रख दिया मैंने योगाशीष। मेरे नाम की वजह से नहीं, योगाशीष। योगाशीष, योग प्लस आशीष। योग तो पतंजलि योग सूत्र का योग, ब्रह्मांड के साथ योग कनेक्शन, और आशीष का मतलब आशीर्वाद, ब्लेसिंग, ग्रेस, कि आपके ऊपर योग तभी आ ही सकता है जब आपके ऊपर मास्टर का ग्रेस हो, कृपा हो। तो जब आप ये स्पिरिचुअल टीचिंग्स को बहुत लंबे समय तक प्रैक्टिस करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी बॉडी में एक तरह की सिमेट्री आएगी और एक तरह की कॉम्पैक्टनेस, फॉर्म की कॉम्पैक्टनेस आएगी। मतलब जानते हैं इसका, आपकी बॉडी ऐसी हो जाएगी कि आप प्रैक्टिस करने के लिए, चाहे वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो मेडिटेशन करने की, या फिजिकल प्रैक्टिस हो आसन करने की, आप कर पाओगे, बहुत अच्छे से कर पाओगे। और उसके लिए साथ ही साथ आपका थॉट्स भी आपको प्रिपेयर करेगा। मतलब जब आप बैठते हैं, अभी सर आते हैं योगा सिखाने के लिए, कुछ आसन तो हमको करने में बड़ा अच्छा लगता है जो आसान है, लेकिन जो मेहनत वाले मुश्किल वाले आसन है उसमें मन करता है क्यों करा रहे हैं यार, कितनी बार कराएंगे, ये मन करता है। लेकिन जब आपकी साधना सक्सेसफुल होती जाएगी तो आपका बॉडी कहेगा यस मैं ट्राई करता हूँ, और जब सर चले जाते हैं तो खुद ट्राई करने का मन करता है। तो ये होती है बिकॉज ऑफ सिमिट्री एंड कॉम्पैक्टनेस ऑफ फॉर्म। आपकी बॉडी के अंदर में और आपके माइंड के अंदर में एक सिमिट्री आती है, और आपका फॉर्म जो बॉडी है वो एक कॉम्पैक्ट हो जाता है। इसके साथ साथ 3 चीज़ें और आती हैं। आपके सेंटर्स में बैलेंस आता है। क्या होता है बैलेंस पता है आपने? वो देखिए एक गुड़िया आती थी, गुड़िया नहीं थी इनफैक्ट, मैंने तो ख़रीदा था, वो गुब्बारा था, छोटा सा गुब्बारे का वो बनाते थे, पतला गुब्बारा लंबा सा था, उसको करके एक मूर्ति बनाते थे। मूर्ति मतलब एक गुड़िया, हाँ खाने वाला नहीं, गुब्बारा मेले में मिलता है, एक लंबा सा गुब्बारा होता है, उसको शेप दे देते हैं आदमी का, लेकिन उसके बेस पर एक हैवी सा गत्ता, कोई कागज़ का पीस, मोटा सा कागज़ का पीस, कार्डबोर्ड चिपका देते हैं, और उसको आप हवा में फेंको तो पता है क्या होगा? नीचे आके सीधे लैंड करेगा। आप कैसे भी फेंकोगे वो उल्टा आकर के, उल्टा नहीं गिरेगा कभी, वो हमेशा सीधे गिरेगा। ऐसा अभी आपके साथ नहीं होता माइंड के साथ। जब कोई जोर का झटका लगता है, चाहे धीरे से लगे चाहे ज़ोर से, आप नीचे गिर जाते हैं, आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब आप योगाशीष की प्रैक्टिस बहुत समय तक करोगे तो आपके माइंड बैलेंस ऑफ सेंटर्स आएगा। कोई कितना भी परेशान करे, आप सीधे लैंड करोगे ज़मीन पे, कभी टेढ़े लैंड ही नहीं करोगे। इसके साथ साथ आएगा द पॉइज ऑफ द माइंड एंड पीस ऑफ सटल एसेंस। पॉइज का मतलब क्या है? POISE, द पॉइज ऑफ द माइंड। हमारा माइंड पता है नॉर्मली कहाँ होता, कैसे रहता है? मतलब हाँ, कबूतर की तरह, चिड़िया की तरह, जहाँ कहीं भी सेंसेशन उसको मिले वहाँ। लेकिन जब आप योगाशीष बहुत समय तक करते हैं तो आपका माइंड एक तरफ पॉइज्ड हो जाता है। किस तरफ? टुवर्ड्स रियलिटी, टुवर्ड्स आत्मन, टुवर्ड्स डिवाइन फ्रैगमेंट। कहीं पर कोई भी डिस्टर्ब करता है तभी तो वो नीचे आके गिरता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है इसकी? सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी फिलहाल हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाहर की तरफ है, फिजिकल चीज़ों में है, जो खुद ही डिस्टर्बिंग है, अनस्टेबल है, चेंजिंग है। लेकिन डिवाइन फ्रैगमेंट अनचेंजिंग है। और आपके ब्रेन में, मेमोरी में अब ये बायस आ गया है, ये थॉट अब पक्का होना शुरू हो गया है कि यार अगर कहीं है सुकून है तो यहाँ है, इसलिए वो हमेशा उसी तरफ पॉइज होता है। और हमारी एक सटल एसेंस है, मॉलिक्यूलर बॉडी, उसके अंदर में पीस आ जाता है। जब ये सब चीज़ें परफेक्ट हो जाती हैं तब कुंडलिनी राइजेस थ्रू द मास्टर्स ग्रेस। आपकी बॉडी आप तैयार कर रहे हैं प्रैक्टिस के ज़रिए, माइंड को तैयार कर रहे हैं कई जन्मों से। जब मैंने पहली बार योग सीखना शुरू किया था, मुझे सोचिए थॉट आया दिमाग में। थॉट कहाँ से आया? ये थॉट अपने आप आया, किसी ने दिया नहीं। क्योंकि मुझे याद है मैंने ये थॉट शेयर किया था दिनेश अग्रवाल जी से, मेरे पुराने वाले एम्प्लॉयर। एकदम फिल्मी सीन था। मैंने उनसे कहा था बाबा मैं जॉब नहीं कर सकता जो मैं कर रहा था। बोलते क्यों, क्या करोगे? मैंने कहा मैं योग सीखूंगा और वही सिखाऊंगा। बोलते कोई बात नहीं, तुम यहीं आ जाओ, यहीं करो। मैंने कहा नहीं, अभी अगले 10,000 साल तक। ये 10,000 साल कहाँ से आ गए? तो बेवकूफ़ी है यार। नहीं, ये बेवकूफ़ी नहीं है। ये मुझे समझ में आया बॉस, ये एक दिन का खेल नहीं है, ये एक जन्म का भी खेल नहीं है, ये कई जन्मों का खेल है। 100 जन्म, 200 जन्म, जब तक इस खेल को मैं पूरी तरह से
एक्सपर्ट नहीं बन जाता हूँ। मुझे इस लायक बनना है कि मास्टर मेरे ऊपर ग्रेस करें। जब मैं इस लायक हो जाऊँगा, जैसे एक हीरा होता है, जब वो चमकता है हीरा तो उसके अंदर में से बाहर की लाइट उसमें से चमकती है। जब हीरा अपने आप में परफेक्टली उसको हीरे को तराशते हैं, अदरवाइज़ वो पत्थर की तरह पड़ा होता है, वो शाइन नहीं करता। पता है, जो पत्थर होता है जिसमें से हीरा बनता है वो शाइन नहीं करता। कोयल जो कोयले में से निकलता है, कोयल तो उसका पुराना फॉर्म है। कोयले की खान में हीरे होते हैं लेकिन वो पत्थर की तरह होते हैं, मोटे मोटे पीसेस। उसको लेकर के तराशा जाता है, उसके शेप्स ऐसे बनाए जाते हैं कि इट शुड, हाँ, पीसेस कट किए जाते हैं। जैसे कोई कागज़ को, आप एक ऐसे कागज़ को ट्रायंगल में काटें या स्क्वायर काटें परफेक्ट नोकीले, ऐसे ही एक हीरे को तराशा जाता है। और वही तराशना लाइफ आपके साथ कर रही है, गुरु आपके साथ कर रहा है, ताकि आपकी कुंडलिनी खुल सके। और कभी भी कंप्लेन मत करिएगा अब कब खुलेगी, अब कब खुलेगी। जब तक नहीं खुली इसका मतलब आपको तराशा जा रहा है। एक पॉइंट के बाद जब आपकी बॉडी में परफेक्ट सिमेट्री होगी, आपके माइंड में परफेक्ट बैलेंस होगा, आपका माइंड एकदम पॉइज्ड होगा और आपका सटल एसेंस एकदम पीसफुल होगा। इतना पीसफुल कि आप भूल ही चुके हैं कुंडलिनी के बारे में। फिर भगवान बोलते हैं, अरे भाई कुंडलिनी खुलवा ले। तो ठीक है, खोलना है तो खोल दीजिए, वैसे मुझे कोई खास इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में, मैं परफेक्टली पीसफुल हूँ। तब आपकी कुंडलिनी खुलती है। लेकिन इस पीस के पीछे एक लास्ट लिंक है, आप उसको समझिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है। जब पीस तभी आएगा। हमको दो चीज़ें और मिलती हैं, इनफैक्ट मिलती नहीं है, हमको ये प्रैक्टिस करना होगा शुरू में और बाद में हमको मिलेगी भी। देखिए, पता है, इसको ऐसे समझिए, आप जब योगासन करते हो तो धीमे धीमे आपसे कुछ योगासन आसानी से हो जाते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक बहुत ही सिंपल योगासन है जो आप बहुत आसानी से कर लेते हो। ऐसे हाथ उठाते हो और मान लीजिए ये वो सामान है जिससे आप योगासन कर रहे हो, ऐसे हाथ उठाते हो और अपने यहाँ पर कुछ ब्रिसल्स होते हैं, अपने दांत पे डालते हो और ऐसे करते हो। ब्रश लेफ्ट हैंड से करना हो तो मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल होगी कि नहीं? कभी किया लेफ्ट हैंड से? ट्राई करिएगा, ज़्यादा अवेयरनेस हो जाएगी। लेकिन क्यों मुश्किल होती है? क्योंकि इसके सारे मसल्स उस तरीके से डेवलप नहीं जैसे इसके डेवलप्ड है। अभी जब आप खड़े होते हैं वृक्षासन, ताड़ासन तो पूरा ऐसे हाथ खड़ा करके ऊपर खड़े होते हैं, एक में जिसको अपनी टांग ऐसी करनी पड़ती है और हाथ ऊपर करना होता है, उसमें आप डगमगाते हैं। पता क्यों डगमगाते हैं? क्योंकि जिस तरफ आप गिरते हैं उस टाइप के कुछ मसल्स हैं जो कमज़ोर हैं। जब बार बार करेंगे, वैसे मैंने उसके लिए ट्रिक खोज रखी है। जैसे ही मुझे ये वाला आसन करना होता है, मुझे एक पॉइंट को खोज लेता हूँ और वहीं पे घूरता रहता हूँ मैं। इनफैक्ट ज़्यादातर आसन जिसमें बैलेंस करना होता है उसमें एक पॉइंट पकड़ लीजिए और आपका वो पॉइंट ऐसे रस्सी की तरह आपको बांध देगा उधर से, आपके कॉन्शियसनेस को गिरने नहीं देगा। लेकिन पॉइंट ये है कि आपके बॉडी को जब आप प्रिपेयर करेंगे तो प्रिपेयर हो जाएगी, उसके लिए वो आसन आसान हो जाएगा। जब आप अपने इंद्रियों को मालिक की तरह कंट्रोल करेंगे, उसको बोलेंगे बॉस अभी नहीं, अब मुझे भूख लगी है एक रोटी की और, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। मन करेगा, एक पार्ट कहेगा हाँ खा ले, लेकिन आपका एक पार्ट आप कहेगा नहीं अब नहीं खाना, मुझे एक रोटी कम खाना है। आप टाइम लिमिट कर दीजिए कि मैं अगर कोई वीडियो देखता हूँ तो इस वीडियो के बाद मैं आधे घंटे वीडियो देखूंगा बस, उसके बाद नहीं देखूंगा। उसके बाद आपने अपने आप को मना कर दिया। ये जब शुरू में करेंगे तो धीरे धीरे ये आपकी बॉडी की हैबिट बन जाएगी। मास्टरी ओवर सेंसेस, आपको अपने सेंसेस के ऊपर मास्टरी मिल जाएगी। अभी तो हमको पता भी नहीं चलता कि हमारा माइंड क्या है। हमारा माइंड है, इस माइंड के अंदर में बैठे हुए 3 बच्चों की, 3 बंदरों की लड़ाई। लिटरली यही है। आई, ई और एस तीनों बंदर की तरह लड़ाई करते हैं। तीनों को चाहिए कि मुझे सुनो मुझे सुनो मुझे सुनो। मैं चाहता हूं आप इसको देख पाएं कि आपके माइंड में प्ले ऑफ क्वालिटीज़ चलता है, और ख़ास तौर से वो जब आपके ही माइंड में एक गुत्था गुत्थी चलती, लड़ाई चलती, कॉन्फ्लिक्ट चलता है। कभी ऐसा हुआ है कि बहुत परेशान है, बहुत किसी चीज़ से परेशान है, मन में परेशान है, वो परेशानी में आपका एक पार्ट आई सेंटर कुछ और चाहता है, ई सेंटर कुछ और चाहता है, या एस सेंटर कुछ और चाहता है। वो फाइट है। वो क्यों फाइट है? क्योंकि आपके ब्रेन में मास्टरी नहीं हुई है। इस प्ले को, अपने IESM के प्ले को आपने मास्टरी नहीं की, उसके ऊपर माहिर नहीं हुए। ये आ जाएगा अगर आप अपने आप को तैयार करेंगे फॉर द ग्रेस ऑफ मास्टर। मीरा को दिखाते हैं, पता है शुरू से ही मीरा किससे जलती थी पता है? राधा से जलती थी। राधा कौन? कृष्ण की गर्लफ्रेंड। कब की? जब कृष्ण जिंदा थे। और मीरा कब थी? अभी कुछ 100 साल पहले। फिजिकली मीरा लाइव थी कुछ 100 साल पहले, बट उनकी लिखी हुई चीज़ें हैं
नोटबुक्स हैं, वो जिस महल में रहती थी वो महल है, और वो जलती किससे है? हजारों साल पुरानी राधा से। क्यों? बिकॉज फॉर हर कृष्णा वॉज अ फैक्ट पर्सन। इनफैक्ट वो अपने हस्बैंड के साथ सोती नहीं थी। उसका हस्बैंड बोलता है मुझे जलन होती है तुझसे कि तू कृष्ण को प्यार करती है मुझसे ज्यादा। ये क्यों था? बिकॉज फॉर हर कृष्ण वॉज नॉट अ स्टेचू, काले रंग की एक स्टेचू थी, बट फॉर हर कृष्ण वॉज अ लाइव बीइंग। उसके मन के अंदर में जिंदा इंसान था, और ये अपने आप को उसके लिए तैयार कर रही थी। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मीरा जब कृष्ण भगवान थे उस ज़माने की एक गोपी थी, और वो इतना प्यार करती थी, बट उसके कुछ कर्म ऐसे बचे हुए थे कि उसको कलयुग में पैदा होकर के उसको रिडीम करना पड़ा, और फिर फाइनली वो एनलाइटेंड हुई। कुछ लोग ये मानते हैं, बट मेरे हिसाब से मीरा अपने आप को तैयार कर रही थी फॉर हर मास्टर कृष्णा। उसके गुरुज भी थे, एक संत रायदास थे, उनसे उन्होंने दीक्षा ली थी। इसके बाद जब आपको मास्टरी हो जाती है आपके सेंसेस पे, आपको मास्टरी हो जाती है अपने IESM के खेल पर, और बार बार आप नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं, तब क्या होता है? आपका सेक्शन 2, 3 और 4 डेवलप होता है, और आपके माइंड में मेडिटेशन पॉसिबल हो जाता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हमारे अंदर में कुछ रॉन्ग क्वालिटीज़ हैं, कुछ गलत क्वालिटीज़ हैं जो कि इंसानों के लिए बहुत नेचुरल है। गाली गलौज करना, लड़ाई करना, सेक्स करना, परवर्जन में जाना, ये नेचुरल है, ये हमको समझ में आ जाता है। और इनका भी एक पर्पस था, और वो पर्पस सॉल्व हो गया। इसको ऐसे समझिए जैसे एक फिल्म बनी। हम लोग को पहले ऐसे होता था, जब फिल्में आती थी, या तो मुझे फाइट सीन चाहिए होता था, मतलब फिल्मों में हम लोग को क्या चाहिए होता है? एक फाइट चाहिए होता है, एक कॉमेडी चाहिए होता है, यही दो चीज़ तो चाहिए होती है। बीच बीच में कभी कभी हीरोज़ कॉमेडी करते थे तो बड़ा मज़ा आता था। अमिताभ बच्चन जी कॉमेडी कर रहे हैं, नटवर लाल बने हैं, और पता नहीं क्या क्या कॉमेडी सीन थे। वो जानबूझ के फिल्म मेकर्स कॉमेडी सीन डालते थे फिल्मों में। भगवान ने या लाइफ ने कुछ रॉन्ग क्वालिटीज़ जानबूझ के डाली हैं किसी खास पर्पज़ के लिए। आपको वो समझ में आ जाता है, और आप कभी भी उसके बारे में सोचते नहीं, क्योंकि आपको मालूम है बॉस उसका भी काम था। या जैसे अभी बिल्डिंग बन रही है तो उसमें बांस रखे हुए हैं, क्यों रखे हुए हैं? उसका पर्पज़ है, जब छत रेडी हो जाएगी उसके बाद वो हटा लिया जाएगा। ये टेम्पररी रॉन्ग क्वालिटीज़ थी, वो अपना काम कर चुकी है। एक छोटा बच्चा दोनों हाथ दोनों पैर से चलता है, वो गलत तरीका है चलने का, बट उसकी ज़रूरत थी उस टाइम पर। एक टाइम था जब हमने वो गलतियाँ की, लेकिन चूंकि अब आपकी बॉडी परफेक्ट हो गई है, अब उससे वो गलतियाँ होती नहीं है, इसलिए वो बचपने को भी वो बहुत सोचता नहीं है। उसको लगता है वो तो ठीक है, उसकी ज़रूरत थी यार। ये है इस सूत्र का मतलब कि कुछ क्वालिटीज़ हैं जो आपके लिए नेचुरल हैं, लेकिन जब आप उसको समझ जाते हैं तो आपको ये भी समझ में आ जाता है बॉस उसकी ज़रूरत थी, उस गलती की ज़रूरत थी। आप रोते नहीं हैं, बिकॉज नाउ यू हैव गॉन बियॉन्ड दिस। और जब ये होता है कि आपको अपनी लाइफ की किसी भी क्वालिटी पर कोई कंप्लेन नहीं होता, तब आता है रैपिडिटी ऑफ एक्शन। क्या होता है रैपिडिटी ऑफ एक्शन? आप बिना इंद्रियों के दुनिया में किसी भी चीज़ को परसीव कर लेते हैं, मतलब देख लेते हैं, जान जाते हैं। जैसे मीरा के साथ हुआ, मीरा बैठी थी, उसके बगल में तानसेन, उनके बगल में राजा अकबर। कभी पहले देखा नहीं था मीरा ने इनको, कोई जानती नहीं थी। भजन गा रही थी, तानसेन बगल में बैठे। अचानक से तानसेन इनको सुनते सुनते उनको मन में आया, उन्होंने भी गाना शुरू कर दिया। गाना शांत हुआ तो बोलती मीरा, अरे इतनी अच्छी आवाज़ तानसेन, आप यहाँ पर आए हैं। तानसेन बड़ा इंप्रेस्ड हुआ, बोला ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा गाना गा रहा हो तो पहचान गई होगी। फिर तानसेन को बोला कि आप राजा के साथ बैठ करके अपनी टैलेंट को ख़त्म क्यों कर रहे हैं? आपको पूरे इंडिया भर में, पूरी दुनिया भर में ट्रैवल करके गाना गाना चाहिए, आपकी तो बहुत अच्छी आवाज़ है। तो वो बोलते हैं कि आप ऐसा राजा के सामने नहीं बोल पाएंगी। तो वो बोलती है मैं राजा के सामने ही बोल रही हूँ। वो परसीव कर लिया, पहचान गई। अभी हम आंखों से देखते हैं फिर भी आधा सच परसीव कर पाते हैं, पूरा सच देख भी नहीं पाते। हम किताब खोलते हैं, समझ में नहीं आती है। परसेप्शन मतलब उस चीज को जान जाना, उसकी पूरी रियलिटी को अंदर से बाहर तक जान जाना। अभी हमारे सारे परसेप्शन डिपेंडेंट ऑन सेंसेस है। कान नहीं होंगे तो सुन नहीं पाएंगे, आंख नहीं होगा तो दिखेगा नहीं, नाक में जरा सा जुकाम हो जाएगा तो कुछ सूंघ नहीं पाएंगे। लेकिन जब आपके ब्रेन में आपकी मास्टरी हो जाती है, आपके ISM पे आप मास्टरी कर लेते हैं, तब आपकी एक परसेप्शन डेवलप होती है जो उसमें इंद्रियों की ज़रूरत नहीं पड़ती, और आपके IESM की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी को समझने के लिए कि आप कुछ सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उसके बाद बॉडी क्या कर रहा है, ये सब की चीज़ें आप सीधे जानते हैं। यू जस्ट नो। आपका माइंड कहाँ से जानता है? फ्रॉम द डिवाइन फ्रैगमेंट। इट जस्ट नोज। अभी फ़िलहाल हम बॉडी पे जीते हैं, बॉडी पे रहते हैं। जब बॉडी पूरी तरह से कंप्लीट कंट्रोल में आ जाती है
तब हम चले जाते हैं, हमारा कॉन्शियसनेस चला जाता है डिवाइन फ्रैगमेंट में। और वो कैसे सीखता है, कैसे जानता है? वो जानता है। उसको कुछ काम नहीं करना जानने के लिए, उसको कुछ देखना नहीं जानने के लिए, उसको किसी इंद्रियों की कोई ज़रूरत नहीं। इट जस्ट नोज। और दोस्तों, आप लोगों को पता है कि मैं 23 और 24 तारीख को नागपुर में रहूँगा। होटल सेंटर पॉइंट में हम सब मिलेंगे और वहाँ पर थोड़ा बहुत चाय वाय पियेंगे। आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब होंगे, और मैं आपको योगाशीष में इनिशिएट करूँगा। इसलिए भूलिए मत, अपने कैलेंडर को ये डेट नोट कर लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, खाली अपना नाम और अपना डिटेल्स इस व्हाट्सएप पे सेंड करना है और मुझसे वहाँ आकर मिलना है। ठीक है, नमस्कार।